हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। देखिए, इसमें दो टॉपिक हैं और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है ये टॉपिक। एक है E0 FIR सिस्टम। जीरो FIR क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड आप समझोगे कि E0 FIR क्या होता है। सेकंड है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस के ऊपर है। फूड क्राइसिस, फूड एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, और FIR वगैरह पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है। तो ये हम दोनों कवर करने वाले हैं। कंटेक्स्ट क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस दैट लॉन्च ऑफ E0 FIR सिस्टम। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिकली FIR को जनरेट किया जा सकता है। अब जीरो FIR हम लोग समझेंगे, जीरो FIR क्या है, बट पहले ये समझ लें E0 FIR क्या है। अंडर विच साइबर फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में बात हो रही है, वो भी फाइनेंशियल क्राइम, कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग ओवर 10 लाख रुपीज रिपोर्टेड वाया द 1930 हेल्पलाइन और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू FIR। तो अगर साइबर फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम में बहुत सारे क्राइम हो सकते हैं, बट अगर साइबर फ्रॉड फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है और उसका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है और उसकी आपने कंप्लेन भी दर्ज कर दी है, और कंप्लेन दर्ज करने का दो तरीका अपनाया, या तो आपने 1930 हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया, या तो आपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इसको लॉग कर दिया, तो ऑटोमेटिकली EFIR जो है वो जनरेट हो जाएगा। E0 FIR में ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अलग से FIR कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This initiative implemented by Indian Cyber Crime Coordination Center. Indian Cyber Crime Coordination Center इस इनिशिएटिव को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। इसको I4C भी बोलते हैं, क्योंकि देखोगे तो इसमें साइबर में एक C है, क्राइम में एक C है, फिर यहाँ कोऑर्डिनेशन में एक C है और सेंटर में एक C है। तो ये 4 CU वाला जो है ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अब आगे देखिए, तो आगे हम लोग बात किसकी करते हैं, जीरो FIR पहले क्या होता है। जीरो FIR क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन फ्री FIR। मतलब जैसे FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है आप जाके उसकी फाइलिंग करते हो, रिपोर्ट की फाइलिंग करते हो, जिसको बोलते हैं FIR। तो FIR में क्या होता है, एरिया होता है कि आप जहां क्राइम हुआ है उसी के अराउंड जो पुलिस चौकी है वहां पे जाके FIR दर्ज करा सकते हो। बट जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से जस्टिस वर्मा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एक जीरो FIR का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि मतलब क्राइम कहीं भी हो आप FIR कहीं भी लॉन्च करा सकते हैं। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जिस एरिया में क्राइम हुआ है उसी एरिया में FIR लॉन्च कराओगे। उसी चीज को हम बोलते हैं जीरो FIR, ज्यूरिसडिक्शन फ्री filing. A zero FIR can be lodged at any police station regardless of where the crime occurred or where the victim resides. इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2023 में नए नए लॉज पास हुए, जिसमें पास हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, और उसके तहत सेक्शन 170 तहत के तहत ये मैंडेट होता है कि जीरो FIR का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, एंड उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी विक्टिम फ्रेंडली हैं। मतलब कोई विक्टिम है, ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, परेशान है, और FIR फाइलिंग का तरीका इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए कि वो और परेशान हो जाए, उससे फायदा नहीं है। तो जीरो FIR का तरीका क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोसीजर क्या है, द रिसीविंग पुलिस स्टेशन रजिस्टर द कंप्लेन विदाउट असाइनिंग अ रेगुलर FIR नंबर। जो पुलिस स्टेशन के पास FIR करने जाया जा रहा है वो FIR लिख लेगा, बट उस पर कोई FIR नंबर नहीं डालेगा, और जिस पुलिस स्टेशन का जुरिसडिक्शन होगा उसको इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओरिजिन कहां से हुआ था, जस्टिस वर्मा कमेटी, निर्भया केस के बाद ये कमेटी बना था, उन्होंने ये रेकमेंड किया था और रेकमेंडेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट आया था। इट इंटीग्रेट्स नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, दिल्ली पुलिस EFIR, NCRB क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम फॉर इंस्टेंट जीरो FIR जनरेशन एंड रूटिंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, ये जो सिस्टम है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट किया गया है कि डायरेक्टली ये जीरो FIR जनरेट हो जाए और रूट हो जाए। ज्यूरिसडिक्शन फ्री फाइलिंग को हम क्या बोलते हैं, जीरो FIR। ओरिजिन जस्टिस वर्मा कमेटी, नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, दिल्ली पुलिस का EFIR, और CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये तीनों मिला के
कोऑर्डिनेट करते हैं। जीरो एफआईआर का काम क्या करते हैं, आसान करते हैं। और कहां पे मेंशन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को हम बोलते हैं I4C, क्योंकि इसमें 4 C आता है। तो ये किसके अंदर है, ये एस्टैब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए। साइबर क्राइम आपको कहां मिलता है, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में मिलता है। वहां पर डायरेक्टली आपको इसके बारे में लिखने का हो सकता है। It is designed to provide a framework and ecosystem for law enforcement agencies to deal with cyber crime. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साइबर क्राइम से डील कर पाए, इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये काम कर पाए लोग। I4C brings together academia, industry, public and government. I4C में ये academia, industry, public, government सब आ जाते हैं। I4C का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अब I4C में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी देख लेते हैं। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड एंड प्रिवेंटिंग द सिफनिंग ऑफ फंड बाय साइबर क्रिमिनल ऑन ए नियर रियल टाइम बेसिस। तो अगर जो भी फंड है वो रियल टाइम बेसिस पे उसको सिफॉन मतलब कि उसको उड़ा के क्रिमिनल ले ना जाए, उसके लिए ये सिस्टम लाया जाता है। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930, ये भी किसका इनिशिएटिव है, I4C का। टोल फ्री नंबर है कि अगर आपको कंप्लेन लॉन्च करना है तो ये टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ I4C। कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में आप पढ़ते हो, जो कि आप नहीं भी पढ़ो तो हो सकता है कि आपके अराउंड जो थोड़े ओल्ड एज लोग हैं या थोड़े से कम लिटरेट लोग हैं वो पढ़ जाएं, उनको ये हेल्पलाइन नंबर देके रखना 1930। सोशल मीडिया हैंडल भी है साइबर दोस्त के नाम से, which provide cyber safety tips at regular intervals. I4C has envisaged the cyber crime volunteers program to bring together citizen with a passion to serve the nation. citizen को भी यहाँ पे engage करके रखा गया है। तो ये चारों जो हैं I4C के क्या है, इनिशिएटिव हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक नंबर 2, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस पे ग्लोबल रिपोर्ट आया है और इसने ये रिवील किया है कि वर्ल्ड में 2024 की अगर बात करें तो 53 कंट्रीज में लोग अक्यूट हंगर से जूझ रहे हैं। अक्यूट मतलब अचानक से जो हंगर होता है, किसी जगह हंगर क्राइसिस होती है जो किसी महीने में बहुत सीवियर होती है, वैसे 53 कंट्रीज जूझ रही हैं और 295 मिलियन पीपल, 30 करोड़ के आसपास लोग जो हैं ये अक्यूट हंगर से जूझ रहे लोग हैं। नियरली 300 मिलियन पीपल फेस्ड अक्यूट हंगर इन 2024। तो रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। पब्लिकेशन कौन है, द GRFC हैज बीन पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 2016 बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इस बॉडी का नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसमें और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, जिसमें यूएन की एजेंसी भी हैं, EU भी हैं और बहुत सारे NGOs भी हैं। तो ये तो हो गया जो प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली बात है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के पीछे। अब फूड क्राइसिस है तो ऑब्वियसली किसकी बात करेगा, माल न्यूट्रिशन की बात करेगा, फूड इनसिक्योरिटी की बात करेगा। तो ये रिपोर्ट ये बताता है 2025 का रिपोर्ट, जिसमें 65 कंट्रीज को कवर की हैं, 53 कंट्रीज के लिए उसने डेटा दिया है। इंडिया को इंक्लूड इस एनालिसिस के लिए नहीं किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया। फूड सिक्योरिटी के क्या डायमेंशन होते हैं, फूड सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फूड का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होगा तो ही तो खा पाओगे, अवेलेबल हो बट एक्सेसिबल भी हो, ठीक है, यूटिलाइज भी कर पाओ और स्टेबिलिटी भी हो। ये चारों चीजें जब होती हैं तो आप क्या बोलते हो, फूड सिक्योरिटी आती है किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये 2025 का रिपोर्ट ये क्या बताता है कि देखो ये पूरी कंट्रीज के बारे में बताता है ना। और फूड क्राइसिस, हंगर क्राइसिस वाले एक कंट्री में पाकिस्तान भी आता है, म्यांमार भी आता है, इथोपिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नाइजीरिया भी आता है, कॉन्गो भी आता है ना। पैलेस्टीन तो आएगा ही, वहां गाजा स्ट्रिप क्योंकि वहां पे बमबारी हो रही है, साउथ सुडान, हैती, नामीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जाम्बिया, इनमें से बहुत सारे कंट्रीज के नाम तो आपने सुने होंगे। बट म्यांमार जिसमें बहुत राइस होता है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका नाम सुन के आप थोड़े हैरान तो जरूर हुए होंगे। 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग हाई लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ये सारी कंट्रीज हैं।
और लार्जेस्ट शेयर ऑफ पीपल, जिनका परसेंटेज ऑफ पीपल ज्यादा फेस कर रहा है फूड क्राइसिस, वो ये कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान भी है, यमन भी है, सूडान भी है। यमन तो बहुत बार फूड क्राइसिस को लेके न्यूज में रहता है। यमन और साउथ सूडान ये हमेशा हंगर क्राइसिस को लेके न्यूज में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ग्लोबल हंगर लेवल 2024 में 295 मिलियन लोग फेस कर रहे थे। सीवियरिटी क्या था? 23% ऑफ एनालाइज्ड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी। 23%, बहुत सारा पॉपुलेशन जिसको खाना तो मिल रहा था बट वो फूड को लेके इनसिक्योर था कि कल खाना मिलेगा कि नहीं, वो सारी चीजें उनके लिए इनसिक्योरिटी था। 53 कंट्रीज को इसमें काउंट किया गया। वेदर, जिसमें 18 कंट्री ऐसे थे जिसमें एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, 15 कंट्रीज ऐसे थे जिसमें इकोनॉमिक शॉक्स है ना, एक तरह से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आप बोल सकते हो, रिसेशन वगैरह काफी देखने के लिए मिलता है, और 20 कंट्री ऐसे थे जहां पे इनसिक्योरिटी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कंट्रीज में यमन, अफगानिस्तान, सूडान है ना, बहुत सारे कंट्री, साउथ सूडान, आपको कॉन्फ्लिक्ट वाले कंट्रीज मिलेंगे। ठीक, चिल्ड्रंस की बात करें तो 37.7 चिल्ड्रन विथ अक्यूट माल न्यूट्रिशन देखा गया। 27.4 मिलियन चिल्ड्रन विथ मॉडरेट अक्यूट माल न्यूट्रिशन देखा गया। यहां पे मिलियन लगा लेना, हाईलाइट में हो सकता है इन लोगों ने मिलियन लिखना छोड़ दिया है। तो ये सब डेटा है जो मेंस के लिए काफी ज्यादा काम में आएगा। अब बात यह है कि जब इतना ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो रहा है, हंगर एंड फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली आपके जीएस पेपर 2 में पढ़ना होता है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा चुका है पहले से फूड सिक्योरिटी के लिए? एफओए ने स्टार्ट किया था, फाओ जिसको फाओ भी बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। हैंड इन हैंड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैंड इन हैंड इनिशिएटिव किसका है? तो ये 20 कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में फूड सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए किया गया एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए किया गया। यूनिसेफ in 2024, यूनिसेफ scaled its to no time to waste its strategy to reach 7 million malnourished children। यूनिसेफ ने 2024 में स्ट्रेटजी लॉन्च किया, नो टाइम टू वेस्ट, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, जल्दी से मालनरिश्ड बच्चों तक पहुंचा जाए, जो बच्चे कमजोर हैं, वीक हैं, अंडर नरिश्ड हैं, है ना, पतले हैं, दुबले हैं, उन तक पहुंचा जाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फाओ अलग है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलग है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो 152 मिलियन पीपल को असिस्टेंस दिया 2023 में। स्कूल्स मील कोएलिशन किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, किस किस कंट्रीज में, है ना, कोविड के बाद इथियोपिया और हैती जैसे कंट्रीज ने। वर्ल्ड बैंक थ्रू द क्राइसिस रिस्पॉन्स विंडो अर्ली रिस्पॉन्स फाइनेंसिंग $1 बिलियन कमिट किया 2024 में टू फ्रेजाइल स्टेट्स लाइक यमन एंड सोमालिया टू रीबिल्ड फूड सिस्टम एंड प्रोवाइड कैश ट्रांसफर। अब है ग्लोबल हंगर को एड्रेस करने में चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिक्स जो है स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वहां सिविल वॉर होता रहेगा या कंट्रीज में वॉर होता रहेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गाजा का कन्फ्लिक्ट देख लो, अब गाजा में फूड पहुंचाने कौन जाएगा वहां पे, है ना, अगर वहां पे गोलीबारी बमबारी होती रहेगी। क्लाइमेट इवेंट जो है, डिजास्टर्स धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक शॉक्स मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या हो रहा है, रिसेशन और ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक शॉक। इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स ड्रोव हंगर इन 15 कंट्रीज इंपैक्टिंग ऑलमोस्ट 60 मिलियन पीपल, नियरली डबल प्री पैंडेमिक लेवल से पैंडेमिक लेवल में ये सब इन्फ्लेशन और करेंसी कोलैप्स जो है बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है। डिस्प्लेसमेंट वो भी क्लाइमेट या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का नतीजा है। और फंडिंग शॉर्टफॉल, अगर पैसा कम होगा तो आप खाना लोगों को नहीं खिला सकते, फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। वे फॉरवर्ड क्या है? एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन जरूरी है, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। लोकल फूड सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस कंट्री के बारे में बात हो रही है उस कंट्री का लोकल फूड सिस्टम में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लोगों को खाना मिल पाएगा और ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना मिल पाएगा। कहीं और से इंपोर्ट करके देने में वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सर्विस, गवर्नमेंट एंड एनजीओ शुड कन्वर्ज हेल्थ, सैनिटेशन, फूड सर्विस टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। मोस्ट वल्नरेबल जो है, चिल्ड्रेन, डिस्प्लेस्ड, इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और मोस्ट ऑफ द एबव आपको ग्लोबल कोऑपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी दिखाने की जरूरत है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 पूरा होगा। तो आई होप टॉपिक्स दोनों आपको समझ में आए होंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।